नई बहू ने सिखाया ससुराल वालों को सबक। लीजिए दादी जी, आपकी चाय। पूनम से कहा, तेरी सास कहाँ है? शाम के 6 बज रहे हैं, अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। प्रेमा, दादी ने पूछा। जी, उनको थकावट के कारण बुखार लग रहा है, पूनम ने कहा। पूनम का इतना ही कहना था कि प्रेमा जी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे ऐसे कैसे तबीयत खराब हो गई? परसों कल कुल देवी की पूजा है, सभी अनाजों की सफाई बाकी है। मेरे दोनों बेटे सपरिवार आएंगे। कई प्रकार के व्यंजनों का नैवेद्य माता जी को भोग लगाया जाएगा। कुल की परंपरा अनुसार इस पूजा में बाहरी लोगों की मदद भी नहीं ले सकती। सब कुछ शुद्धता का ध्यान रखते हुए घर की बहुओं के हाथ से ही बनाया जाता है। यह पूजा का कार्यक्रम स्थगित न करना पड़े, नहीं तो अगली साल दोगुना नैवेद्य माता जी को भोग लगा देंगे। प्रेमा जी चिंता के स्वर में बोली। दादी जी को रीता की तबीयत से ज़्यादा काम की चिंता थी। मशीन को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, पर काम करके थकावट के कारण बुखार चढ़ गया, इस बात की किसी को चिंता नहीं थी। माँ को कमजोरी लग रही थी, मैंने ही उन्हें आराम करने को कहा है। बात परसों पूजा की है तो दोनों चाचियाँ भी तो अनुभवी हैं। उनकी शादी को लगभग 25 साल तो हो रहे होंगे। हम सब मिलकर संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें, पूनम बोली। पूनम की सास रीता बहुत सीधी सादी सरल स्वभाव की महिला थी। रीता के पति जयशंकर पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते थे। उन्हें अभी रिटायर होने में 2 साल बाकी था। बड़ी बहू होने का पूरा फर्ज निभाया। जब से ब्याह कर आई, अपनी खुशी के आगे अपने फर्ज को रखा। दोनों देवर और ननद को भाई बहन सा प्यार दिया। अपने पति की सच्चे अर्थ में अर्धांगिनी बनी। सास की कटु बातों को भी कभी दिल से न लगाया। दोनों देवर शादी के बाद नौकरी चलते दूसरे शहर में अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। त्यौहार छुट्टी मेहमानों की तरह आते, मेहमान की तरह भाव आव भगत करवा कर चले जाते। रीता का इकलौता बेटा राहुल 12वीं के बाद पढ़ाई करने शहर चला गया था। पढ़ाई खत्म होते ही उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसकी मुलाकात पूनम से होती है। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। पूनम उन्हीं की बिरादरी की अमीर घर की बेटी थी, इसलिए शादी के लिए प्रेमा जी को भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। राजी खुशी राहुल और पूनम की शादी हो जाती है। पूनम शादी के बाद हफ्ता भर अपने ससुराल में रही। उसने देखा उसकी सास रीता की हैसियत अभी भी एक नई नवेली बहू की तरह ही है। सिर पर पल्लू रखकर दौड़ दौड़ कर दिन रात काम में लगी रहती है। ना कोई इज्जत, ना कोई उससे सलाह मशवरा लेता। दोनों चाचा और बुआ का परिवार शादी में शामिल होने आया जैसे मेहमान हो। सब कुछ हाथों हाथ चाहिए होता। रीता जी सबकी आव भगत मेहमान नवाजी में लगी रहती। कोई कहता चाय पीनी है, कोई कहता है कॉफ़ी। हम सब यह सब्जी नहीं खाते, हम वह सब्जी नहीं खाते। रीता जी के पति को तो जैसे बचपन में घुटी में पिला दिया हो कि तुम्हें ही माँ भाई बहन का ध्यान रखना है। दोनों पति पत्नी ने खुद को झोंक दिया परिवार की खुशी के लिए। पूनम को उसके पति राहुल ने जानकारी दी थी कि दोनों चाचा चाची किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करते, मम्मी पापा की अच्छाई का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। रिश्तेदारी में लेन देन सब पापा को ही देखना पड़ता है। दादी को भी चाचा चाची बोझ समझते हैं। कभी 2 दिन के लिए नहीं बुलाते, बस दादी से मीठा मीठा बोलकर किसी न किसी बहाने पैसे ऐंठते रहते हैं। ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा था, उसे भी बिकवा दिया और अपना अपना हिस्सा लेकर चलते बने। बड़े चाचा जी ने बेटी की शादी के नाम पर दादी के मोटे मोटे 2 सोने के कंगन ले लिए। साथ में पापा से भी 51,000 का शगुन डलवाया। छोटे चाचा जी ने अपना घर बनवाने के लिए दादी की फिक्स डिपॉजिट तोड़वा ली। 30 त्यौहार पर छुट्टियों में दादी से मिलने से बहाने आके मेहमान बनकर आव भगत करवाते हैं और हजारों का चूना लगाकर चले जाते। तो पापा की परेशानियों से उन्हें कोई सरोकार नहीं। इधर रीता को डॉक्टर को दिखाया गया, वायरल फीवर बताया गया। डॉक्टर के अनुसार उसे 3 से 4 दिन तो ठीक होने में लग ही जाएंगे।
प्रेमा जी के माथे पर बल पड़ गई। पूजा के वक्त दोनों देवरों का परिवार आता है, यह सोचकर कि सारी तैयारियां तो रीता भाभी ने कर ही ली होंगी। जैसे ही दोनों देवरानी आरती और सीमा घर में घुसी, प्रेमा जी ने कहा, रीता बहू को तेज बुखार है, फटाफट नहाकर नैवेद्य माता रानी का प्रसाद बनाने की तैयारी करो। दोनों देवरानी एक दूसरे का मुंह देखने लगी थीं, मानो सांप सूंघ गया हो। कहाँ हर साल रीता भाभी पहले चाय पानी को पूछती, उनके पहुंचने से पहले सारी तैयारियां करके रखती, और आज किचन में घुसकर 36 प्रकार के व्यंजन बनाने होंगे। माँ जी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कुलदेवी की पूजा का कार्यक्रम स्थगित कर देना था, अगले साल दोगुना नैवेद्य चढ़ा देते। आरती बोली। तब पूनम बोली, चाची जी, नैवेद्य की पूजा सिर्फ हमारी तो नहीं है ना, आप लोगों की भी है। इसमें हम सबको शारीरिक और आर्थिक सहयोग देना चाहिए। आज तक तुम्हारी सास ने हमसे इस लहजे में बात नहीं की, और कल की आई तुम हमसे बहस कर रही हो। इस बार सीमा बोली, आप सब त्यौहार पूजा में शामिल होने केवल माँ के भरोसे आते हैं, पर अब उनकी भी उम्र हो गई है, उनसे अब सब अकेले नहीं संभलता। पूनम ने कहा, अब यह सब बहसबाजी छोड़ो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और पूजा की तैयारी करो। प्रेमा जी ने कहा। तब तक रीता भी बाहर आ गई। माँ, आप बाहर क्यों आ गई? हम सब संभाल लेंगे। रीता बोली, घर में इतनी बड़ी पूजा है और मैं आराम करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? पूनम बोली, ठीक है माँ, आप यहाँ बैठें और हमें गाइड करें। पूनम ने किचन में एक कुर्सी रखते हुए कहा। सभी काम धीरे धीरे हुए पर हो गए। कुल देवी की पूजा भी बिना किसी विघ्न के संपन्न हो गई। अगले दिन सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। तब पूनम ने सबके सामने अपनी बात रखी। हम कुछ दिनों के लिए माँ को अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं, ताकि उन्हें अच्छा महसूस हो सके, खुलकर अपने लिए भी कुछ दिन जी सकें। पूनम ने कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारी दादी और पापा जी को कौन देखेगा? रीता बोली, दोनों चाचा जी स्वयं की बड़ी सी गाड़ी में आए हैं, उन्हीं के साथ दादी जी कुछ रोज उनके घर आएंगी। दादी जी दोनों चाची जी की तो सासू माँ हैं, उन्हें भी तो दादी जी की सेवा करने का पुण्य मिलना चाहिए। जब जमीन जायदाद में हिस्सा लेने का उन्हें हक है, तो माँ की सेवा करने का फर्ज भी तो है, अदा करना होगा। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरे पापा जी के खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? रीता ने प्रश्न किया। माँ, आप चिंता न करें, इसका भी मैंने बंदोबस्त कर रखा है। कल जब मैं बाजार जा रही थी तो रास्ते में कई जगह टिफ़िन सर्विस वालों ने पर्चे लगे थे। मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि घर का बना शुद्ध खाना सही समय पर भेजने की सुविधा है। अब तो माँ, आप चलेंगी ना हमारे साथ? पूनम ने कहा, हाँ हाँ रीता, बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो उनके साथ कुछ दिन हो आओ। घर गृहस्थी के कारण 2 पल कभी सुकून में तुम जी नहीं पाई। मैं भी तुम्हें 2 दिन के लिए भी शहर से बाहर घुमाने कभी न ले जा सका। मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई, अच्छा पिता तो बन गया, पर शायद अच्छा पति न बन सका। तुमने आज तक दूसरों के बारे में ही सोचा, आज तुम्हारी बहू आ गई है, तुम्हारे बारे में सोच रहे। रीता के पति बोले। रीता किस मिट्टी की बनी थी, अपने बारे में कभी कुछ सोचती ही नहीं थी, इसलिए दूसरों ने भी उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। मायके भी बहुत ज़रूरी होने पर ही जा पाती थी, वह भी पति की इजाज़त लेकर। सास के ताने सुनकर अगले दिन रीता बेटे और बहू के साथ उनके शहर चली गई। 3 महीने रहने के बाद उनके पति उन्हें लेने आए। इस बीच बेटा बहू ने उन्हें खूब घुमाया, खूब फिराया, उनकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा। दोस्तों, ज़्यादातर घर के बड़े बेटा बहू के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। जायदाद में हिस्सा लेने तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाहता। इसलिए घर के छोटे बेटा बहू को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नई कहानी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।